सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ड में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा और देखिए आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। जी हाँ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। काफी समय से आप लोग कह रहे थे कि अधिगम के सिद्धांत पढ़ाइए, अधिगम के सिद्धांत पढ़ाइए। तो देखिए दोस्तों, आज हम अपने इस टॉपिक पर अब आ ही गए हैं और देखिए आज हम अधिगम का कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के प्रयत्न व त्रुटि के सिद्धांत को और बहुत ही डीपली इन चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर जान लेंगे और इससे संबंधित आने वाले किसी भी प्रश्न को हम गलत नहीं होने देंगे। तो चलिए पहले एक बार की हम एज यूजुअली क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो अब से पहले की परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड, उन पे पहले एक बार हम एक नजर डालेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न आया हुआ है यहाँ पर हमारे, थॉर्नडाइक के अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। जी हाँ, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को, जो उन्होंने सिद्धांत दिया सीखने के लिए, उसे क्या टाइटल दिया था। तो देखिए ऑप्शंस हमारे सामने हैं। हालांकि ऐसा है कि ये बहुत ऊपरी तौर पे ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत आसान सा ये प्रश्न पूछा गया जिसका जवाब आप बहुत आसानी से दे भी सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, अभी हम आगे और बहुत डेप्थ में बात करेंगे। आगे की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम में प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। इसका मतलब हमें थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए अधिगम के जो नियम है उन्हें भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसके नियमों को लेकर के प्रश्न किया गया। और देखिए प्रश्न को ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, उनको यहाँ इस ऑप्शन में हमें देखना है। अगला प्रश्न देखिए, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, इसका मतलब यहाँ पर सीखने के उस सिद्धांत को या सिद्धांत के नाम को लेकर के यहाँ पर ये प्रश्न किया गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया और उसके द्वारा उसे क्या नाम यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अधिगम के प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया। जी हाँ, इसका मतलब यहाँ पर थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के जो नियम बताए गए उसमें कौन कौन से नियम बताए गए हैं वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि हम अपने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट कर सकें। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के जनक कौन है। इसका मतलब जब हम थॉर्नडाइक को पढ़ रहे हैं या हम आगे और जो अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये आते किसके अंतर्गत हैं। और उसी से जुड़ा हुआ जो एक प्रश्न हमारा जो यहाँ पर पूछा गया है वो यही है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, क्योंकि ये जो हमारा जो सिद्धांत आज हम पढ़ रहे हैं ये हमारे व्यवहारवाद से ही जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए थॉर्नडाइक के अधिगम नियम हैं। देखिए रिपीट हो रही हैं चीजें बार बार। इसका मतलब जब हम थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे तो थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के जो भी नियम हमें बताए गए हैं उन्हें हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके उनको समझने की जरूरत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं। देखिए वापस से वही चीज है, फिर नियमों को लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, वह है। इसका मतलब देखिए ये जो थॉर्नडाइक के द्वारा जो नियम बताए गए उस नियम के अंतर्गत जो उप नियम उसके द्वारा बताए गए हैं। जी हाँ, संतुष्टि और असंतुष्टि की जब हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्राणियों के ऊपर ये प्रयोग किए गए थे, तो थॉर्नडाइक के द्वारा किस प्राणी के ऊपर, किस जानवर के ऊपर ये प्रयोग किया गया था ये हमें मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियमों में से निम्नलिखित में से कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पर फोकस करिए, फोकस किस पे करेंगे हम। जी हाँ बिल्कुल, गौण नियम।
क्योंकि अभी हमने जो पहले प्रश्न देखे वहां पर मुख्य नियम की बात हो रही थी, अब गौण नियम की बात हो रही है। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि थॉर्नडाइक के द्वारा मुख्य नियम भी बताए गए सीखने के और कुछ गौण नियम भी बताए गए। उनको अभी हम आगे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। अभी अगला प्रश्न देखिए, प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखिए उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे कि अब से पहले आया था हमारा, अभी अब से पहले पूछा गया था। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया और उसे क्या नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होता है। देखिए यहाँ पर अभ्यास की बात कर रहे हैं ये, और अभ्यास भी थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों से जुड़ा हुआ ही है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए सत्य कथन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं जिसमें कोई ना कोई बात रखी गई है, और इसमें से देखिए यहाँ पर सत्य कथन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 3 कथन यहाँ पे जो होंगे वो बिल्कुल गलत होंगे, असत्य होंगे, और उसमें से सही हमें कथन को यहाँ पर अलग करना होगा, छांटना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का कौन सा अधिगम नियम मुख्य नियम के अंतर्गत आता है? जी हाँ, बिल्कुल देखिए थॉर्नडाइक के नियमों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अधिगम के नियमों की बात कर रहे हैं, और उसमें ये प्रश्न है मुख्य नियमों से संबंधित ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इसका मतलब हमें नियमों को लेकर के बहुत ज्यादा उन पे ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में ये आ गया इस प्रकार से, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि भाई जो हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे यहाँ पर, उन सिद्धांतों को लेकर के भाई कि कैसे वो चीजें सामने आई होंगी, कैसे इन सिद्धांतों के बारे में विचार आया होगा। इसका मतलब बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलते रहे होंगे, तब जाकर के ये चीजें धीरे धीरे बाहर की ओर निकल करके आती है। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में रहे होंगे, क्योंकि ये जरूरी है ये चीज कि जब हम किसी चीज को सीखते तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि यस ये काम हमने कैसे कर लिया, यस इस काम को कैसे कर लिया गया, ये इसको ऐसे कैसे किया गया, या इसको ऐसे ही क्यों किया गया। इसका मतलब जब हमने बात करी सीखने को लेकर के, तो इसका मतलब हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सीखना क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सीखना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और ये प्रोसेस पूरा कैसे होता है इसके पीछे ये कई सवाल हमारे सामने रहे, और उन सवालों के जवाब को लेकर के ही बदले में ये हमें कुछ अधिगम के जो सिद्धांत है, जी हाँ मतलब ये हमारे प्रश्नों का उत्तर देने वाली वो कुंजी है जो हमें उत्तर देती है कि यस कैसे सीखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, ये प्रश्न हमारे दिमाग में जरूर इधर से उधर घूमता रहता है कि यस कैसे व्यक्ति सीखता है। देखिए हम कैसे सीख जाते हैं किसी चीज को, हम कैसे किसी काम को कर लेते हैं, उसी प्रकार जैसे और भी बहुत सारे दिमाग में अभी प्रश्न जैसे होंगे, तो जैसे देखिए प्रश्न क्या क्या उठ सकते हैं हमारे दिमाग में कि एक बच्चा है वो गणित के सवाल कैसे हल कर लेता है। साहब हमने अगर हम खाना बनाने की बात करते तो हमने खाना बनाना कैसे सीख लिया, हम गोल रोटी कैसे बनाना सीख जाते हैं, हम बहुत पहले तो हमने सब्जी बनाना सीख लिया, और उसके बाद देखिए हमने बहुत टेस्टी सब्जी बनाना सीख लिया, बहुत अच्छा बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाना हमने सीख लिया, कैसे लड़कियां सिलाई करना सीख जाती हैं, बुनना सीख जाती हैं। मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में उमड़ गुमड़ चलते ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि एक लड़की खाना बनाना और सिलाई करना कैसे सीख जाती है, किस प्रकार से बच्चे जो है गणित के सवाल करने सीख जाते हैं, इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के ऐसे अनेक प्रश्न जो हमारे जिनके उत्तरों को जानने के लिए सीखने की प्रक्रिया और सीखने के संबंधी कुछ सिद्धांतों को जन्म दिया। जी हाँ, इसका मतलब ये ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहे जिनका नतीजा ये निकला कि भाई ये सीखा कैसे जाता है। इनको लेकर के अलग अलग व्यक्ति ने अपने अलग अलग मत दिए, उन्होंने अलग अलग तरह के प्रयोग किए, और उन प्रयोगों को करके उन्होंने कुछ चीजों को सिद्ध करके ये बताया कि वास्तव में व्यक्ति ऐसे सीखता है। तो चलिए इसी क्रम में अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे दिमाग में प्रश्न उठ रहे हैं इनका सभी का जवाब अभी हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए देखिए, अगर हम सीखने के सिद्धांतों की बात करते हैं तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ अधिगम के सिद्धांतों की अगर हम बात करें, उसके जन्मदाता की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक। जी हाँ बिल्कुल, थॉर्नडाइक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, जिसके अभी हमने देखिए हल्की सी बात की थी कि जी हाँ बिल्कुल कौन सा सिद्धांत दिया था उन्होंने, कौन सा सिद्धांत दिया था, जी हाँ बिल्कुल प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत। और देखिए इसी सिद्धांत से इन्होंने सीखने के सिद्धांतों को लेकर के या सीखा कैसे जाता है वहां इसकी शुरुआत इन्होंने अपनी की थी। चलिए इसको हम आगे की ओर देखते हैं।
अब देखिए प्रश्न ये है कि जो सीखा जाता है क्या वो एक ही तरीके से सीखा जाता है? तो ऐसा तो नहीं है, अलग अलग तरीके से सीखा जाता है। और सीखने के ये अलग अलग तरीके होने की वजह से ही तो देखिए सबका मत एक जैसा नहीं होता। आप और हमारा मत भी अलग अलग हो सकता है। आपके विचार किसी चीज के प्रति अलग हो सकते हैं, मेरे विचार किसी चीज के प्रति अलग हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से सीखने के सिद्धांतों को लेकर के भी देखिए सबके मत अलग अलग थे। अतः हुआ क्या, अंत में उनका वर्गीकरण किया गया। जी हाँ, बिल्कुल इन सिद्धांतों को बिल्कुल वर्गीकृत कर दिया गया, उनको बांट दिया गया। अब ये वर्गीकरण किस रूप में रहा? तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले तो देखिए इसमें कुछ लोग वो थे जिन्होंने व्यवहारवाद को माना। जी हाँ, बिल्कुल इन्होंने ये माना कि व्यक्ति का जो मनुष्य का जो व्यवहार है उस व्यवहार के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ उद्दीपन होगा और उसके प्रति वो कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर करेगा, कोई अनुक्रिया जरूर करेगा और उसके आधार पर मतलब प्रतिक्रिया करने के आधार पर उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही सीखना है। लेकिन ये सब हो किसकी वजह से रहा है? उद्दीपन की वजह से। तो देखिए व्यवहारवादी साहचर्य की बात कर रहे हैं यहाँ। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि सीखने के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया, जिसमें पहला भाग जो था वो था हमारा व्यवहारवादी। जी हाँ, मतलब जिन्होंने व्यवहारवाद को माना या उसके मत को स्वीकार किया। उसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो देखिए थॉर्नडाइक महोदय, वॉटसन, पावलव, स्किनर, ये सभी हमारे व्यवहारवादी के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने व्यवहारवाद के इस मत को स्वीकार किया था। वहीं देखिए दूसरा जो है हमारा जो दूसरा प्रकार जो बताया गया सीखने का वो कौन सा था? तो देखिए वो था हमारा ज्ञानात्मक अधिगम। जी हाँ, जिन्होंने मतलब एक तरीके से क्या करी, मतलब व्यक्ति किन्हीं चीजों को एक साथ देखता है और उसके आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर के फिर वो किसी चीज को रेस्पॉन्स करता है। उसको लेकर के इस बात को मानने वाले जो हमारे प्रवर्तक रहे या हम कहें कि मत अनुयायी ये जो रहे वो थे हमारे वर्दीमियर, कोहलर और लेविन। इन्होंने ज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत को स्वीकार किया। इसका मतलब अगर हम अधिगम के सिद्धांतों के वर्गीकरण की अगर हम बात करेंगे तो देखिए दो तरह के मत हमारे सामने आ गए। एक है व्यवहारवादी और दूसरा है ज्ञानात्मक अधिगम को स्वीकार करने वाले। लेकिन आज जो हम यहाँ पर बात करेंगे वहां पर हम बात करेंगे व्यवहारवादियों की। जी हाँ, बिल्कुल व्यवहारवाद के अंतर्गत जो हमारे मनोवैज्ञानिक रहे उनकी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें से आज हम एक व्यक्ति को यहाँ पढ़ेंगे और वो व्यक्ति रहेंगे हमारे थॉर्नडाइक महोदय। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं कि व्यवहारवाद है क्या चीज, क्योंकि देखिए जब हम व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं, जब हम व्यवहारवाद में थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे तो पहले ये जरूरी है कि व्यवहारवाद तो हमें मालूम हो कि होता क्या है ये व्यवहारवाद। तो चलिए देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिहेवियर्स। देखिए ये क्या है, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, अगर हम बिहेवियर की बात करते हैं तो देखिए इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या चीज आती है, तो विभिन्न उद्दीपनों के प्रति अधिगम करता अनुक्रियाएं करता है। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। देखिए क्या क्या है, उद्दीपन और उद्दीपन के प्रति क्या हो गया, ये हमारी अनुक्रियाएं हो गई। जी हाँ, इसका मतलब कोई एक ऐसी चीज होगी, कोई एक ऐसा चालक होगा जिसके कारण व्यक्ति क्या करेगा, अधिगम करता क्या करेगा, कुछ प्रतिक्रियाएं करेगा, कुछ अनुक्रियाएं करेगा और उसके जरिए क्या होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। फिर देखिए उद्दीपन अनुक्रिया के साहचर्य से, इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखिए यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल ये दो चीज तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। एक तो उद्दीपन, जी हाँ बिल्कुल, स्टिमुलाइजेशन जो है हमारा, और दूसरा रेस्पॉन्स अनुक्रिया। ये दोनों के मिलने से, क्योंकि साहचर्य की बात करी ना हमने, तो वही चीज है। तो उद्दीपन और अनुक्रिया इन दोनों के मिलने से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसकी जो व्याख्या की गई है वो इस सिद्धांत के द्वारा की गई है। कौन से सिद्धांत के द्वारा? जी हाँ, बिल्कुल व्यवहारवाद के अंतर्गत ये बात बताई गई है कि उद्दीपन और अनुक्रिया जब दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो उसके द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वही है हमारा सीखना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए थॉर्नडाइक महोदय ने, पावलव ने, स्किनर ने, ये इनके प्रमुख उदाहरण के तौर पे इन्होंने बताया कि व्यवहारवाद के अंतर्गत इन्होंने अपना मत यहाँ पर रखा है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं अगर हम थॉर्नडाइक की, तो देखिए थॉर्नडाइक ने तो यहाँ पर संयोजनवाद की बात करी। जी हाँ बिल्कुल, जोड़ने की बात करी है यहाँ पर चीजों को, कि किस प्रकार से व्यक्ति इधर उधर की कोशिशें करता है और अचानक से किसी सही क्रिया को वो पकड़ लेता है और उसको करना सीख जाता है। वहीं पर देखिए पावलव और स्किनर की अगर हम बात करते तो उन्होंने अनुबंधवाद की बात करी। जी हाँ, मतलब चीजों को जोड़ने की बात करी कि बार बार किसी क्रिया को करने से या उसके जैसी किसी अन्य क्रिया को करने से हमारा उसके साथ में एक अटैचमेंट हो जाता है और वहां पर हम क्या करते हैं, अस्वाभाविक चीज के साथ में भी हम स्वाभाविक क्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं।
आगे देखते हैं, दंड पुरस्कार का प्रयोग इस व्यवहारवादी संप्रदाय की ही देन है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब अभी हम थॉर्नडाइक के नियमों को पढ़ेंगे उसके अंतर्गत यहाँ पर हम इसकी जरूर बात करेंगे, दंड और पुरस्कार की, क्योंकि देखिए ये चीज आप भी जानते हैं, हमें ये चीज पता है कि जब हमें कहीं से पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, कहीं से हमें अप्रिशिएट किया जाता है, तो उस काम को हम बहुत बढ़ चढ़ करके करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर देखिए, अगर हम कोई चीज गलत करते हैं, अगर हमें वहां पर दंडित किया जाता है, तो उस काम को हम वहीं पर रोक देते हैं। तो इसका मतलब एक तरीके से अगर हम कहें तो ये जो व्यवहारवाद जो बात करता है, व्यवहारवाद ने जो इंपॉर्टेंट बात करी वो यहाँ पर यही की है कि उसने दंड और पुरस्कार की भी यहाँ पर इन्होंने बात की है। चलिए अगला देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब ये सब चीजें इनके माध्यम से हमने जान लिया कि वास्तव में व्यवहारवाद क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, बिहेवियर की बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी हम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखिए, अब कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए, हमारे जो व्यवहारवाद के जनक हैं, जी हाँ बिल्कुल, वो हैं जॉन रॉड्स वॉटसन महोदय हमारे। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, वॉटसन महोदय ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। उन्होंने क्या बात बोली, कई बार ये स्टेटमेंट परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो इन्होंने क्या बात कही, तो देखिए इन्होंने कहा कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए और मैं उनकी निपुणता, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, व्यवसायों को और उनके पूर्वजों के वंश की ओर ध्यान दिए बिना, इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप, इन्होंने क्या कहा कि स्वस्थ बालक दीजिए आप, बिल्कुल, वो उनकी जो उनके अंदर चीजें हैं, उसके जो उनकी प्रवृत्तियां हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, या उनके पूर्वजों के वंशों के द्वारा जो चीजें उनको प्राप्त है, उनको उनकी तरफ बिना ध्यान दिए उनमें से किसी एक को लेकर किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे किसी भी प्रकार का कलाकार हो, या कोई व्यवसायी ही क्यों ना हो, और हाँ, यहां तक कि चोर या भिखारी भी बनाने का वादा करता हूं। तो इसका मतलब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर वॉटसन महोदय कह रहे हैं कि बालक के ऊपर उससे पहले वो क्या है, उन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने कहा कि बिल्कुल बच्चा तो क्या है, एक कोरा कागज है, उसको मैं जैसे चाहूं वैसे उसको तैयार कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको जो एनवायरमेंट दिया जाएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के व्यवहार को बदलने के लिए। चलिए जी, अब देखिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, व्यवहारवाद के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्यवहारवाद के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आएंगे, और इससे संबंधित कई बार प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, हम देखते हैं अभी कि व्यवहारवाद के अंतर्गत अगर हम सिद्धांतों की बात करेंगे तो कौन कौन से सिद्धांत आएंगे। तो देखिए, थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये वही है बिल्कुल, आपका प्रयत्न व त्रुटि वाला सिद्धांत ही है ये, बस इसके नाम अलग अलग है, जो अभी हम डिटेल में आगे की ओर पढ़ेंगे। फिर देखिए, दूसरा सिद्धांत है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर है हल्का प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्वलन का सिद्धांत। फिर है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये चारों ही सिद्धांत हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये चारों ही सिद्धांत हमारे व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक एक करके इनके ऊपर बात करेंगे। तो आज जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है हमारा थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। जी हाँ बिल्कुल, देखिए उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इसको लाने वाले कौन, इस पे चर्चा करने वाले कौन, तो बिल्कुल जैसा कि आप बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक, बहुत जाने पहचाने से हैं हमारे लिए, तो बहुत पढ़ा है इनको हमने, एसटीसी के दौरान भी पढ़ा होगा आपने, बीएड के दौरान भी पढ़ा होगा, और जरूर आप लोगों ने इसको ऐसे याद किया होगा, अरे बिल्ली के ऊपर प्रयोग करने वाले कौन थे, कुत्ते के ऊपर प्रयोग करने वाले कौन थे, कबूतर के ऊपर प्रयोग करने वाले कौन थे, ऐसे ही याद किया था आप लोगों ने इसको। चलिए कोई नहीं, अब हम देखो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है जैसे बीएड में चला लिया था, अब तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा ना, बारीकी से चीजों को देखना पड़ेगा। तो चलिए, मनोवैज्ञानिक के नाम और उसके साथ में जो प्रयोग किया गया उसके नाम के साथ इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो सिद्धांत दिया गया है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया, और देखिए प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पशु पर अधिगम संबंधित प्रयोग किए, और इनका जो अगर हम बात करें अधिगम को लेकर के अगर प्रयोग करने की बात करें तो देखिए मूलतः ज्यादातर सभी व्यक्तियों के द्वारा पशुओं को ही लिया गया था, और पशुओं पर ही सीखने के इनको अप्लाई किया गया था कि वास्तव में व्यक्ति सीखता कैसे, उन्हीं के ऊपर ये प्रयोग किए गए थे। इनका प्रयोग सन 1913 में एजुकेशन साइकोलॉजी में प्रकाशित हुआ था।
इनके द्वारा ये जो प्रयोग किया गया था यहाँ पर, ये प्रयोग यहाँ पर 1913 में एजुकेशन साइकोलॉजी की जो बुक है हमारी, उसके अंदर प्रकाशित हुआ था। और देखिए इनके द्वारा किसके ऊपर प्रयोग किया गया? जी हाँ, बिल्कुल भूखी बिल्ली के ऊपर। देखिए यहाँ पर चेहरे से ही नजर आ रहा होगा अभी आपको, बिल्ली का चेहरा देखिए कैसे खाली प्लेट है साहब। अब भूखे हैं तो भूखे तो ऐसे रहेगा ना, स्माइल थोड़ी आएगी चेहरे के ऊपर। तो वैसे ही हमारी बिल्ली भी उदास बैठी है। और देखिए थॉर्नडाइक के द्वारा इस भूखी बिल्ली के ऊपर ही यहाँ पर प्रयोग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब कि अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो देखिए इस सिद्धांत के अलग अलग नाम है, और नाम को लेकर के कई बार प्रश्न पूछा जाता है। कई बार क्यों, ज्यादातर प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो ये नाम हमें पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक के इस प्रयत्न व त्रुटि के सिद्धांत को और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए एक है संयोजनवाद का सिद्धांत, फिर है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद क्यों? क्योंकि देखिए उद्दीपन और अनुक्रिया, उनके बीच में एक साहचर्य हो रहा है, वो चीजें जुड़ रही हैं, इसलिए संबंधवाद। फिर है देखिए प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिल्ली क्या कर रही है, बार बार प्रयास कर रही है, कोशिशें कर रही है, बार बार वो गलतियां भी कर रही है, लेकिन फिर चीजों को धीरे धीरे सीखती चली जा रही है। फिर देखिए SR सिद्धांत। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ S मतलब उद्दीपन, स्टिमुलाइजेशन की जिसकी हम बात करते हैं, और ये जो R है हमारा मतलब रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया, इसलिए इसे SR थ्योरी भी कहा जाता है। फिर है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, और इसका लास्ट जो हमारा नाम है वो है देखिए प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। इस प्रकार से देखिए ये नाम हमें पता होने चाहिए ताकि हम एग्जाम में इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो उसको हम बिल्कुल करेक्ट कर सकें। चलिए देखिए अपने प्रयोग के द्वारा थॉर्नडाइक ने सिद्ध किया कि व्यक्ति के समक्ष उद्दीपन होना आवश्यक है, तभी वह अनुक्रिया हेतु प्रेरित होता है। जी हाँ, इसका मतलब ये जो प्रयोग इन्होंने किया था, इस प्रयोग के माध्यम से इन्होंने एक चीज बिल्कुल यहाँ पे एक तरीके से निष्कर्ष के रूप में जो निकाली, वो इन्होंने ये निकाली कि व्यक्ति के लिए किसी भी चीज को सीखने के लिए उसके पास एक उद्दीपन का होना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि वो उसे क्या करता है, वो उसको चलाने का काम करता है। तो ये उद्दीपन होगा, जब उद्दीपन होगा तो ही वो अनुक्रिया करेगा, क्योंकि उद्दीपन के द्वारा वो क्या कर रहा है, वो प्रेरित हो रहा है और फिर वो रेस्पॉन्स दे रहा है। चलिए अब देखते हैं हम कि किस प्रकार से भूखी बिल्ली के ऊपर यह प्रयोग किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इस चित्र में कि एक बॉक्स है यहाँ पर, उस बॉक्स के अंदर एक ये भूखी बिल्ली है जो बंद है, और ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल इसका ये लॉक है, ये दरवाजा, और उसके सामने यहाँ पर प्लेट में भोजन रख दिया गया है, और उस भोजन को लेने के लिए ये बिल्ली प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, हाथ बाहर की ओर निकाल रही है, लेकिन वो उसे ले नहीं पा रही है। हर तरह की कोशिश कर रही है, देखिए वो हर तरीके से उल्टा सीधा हाथ बाहर निकालना, लॉक को खींचना करना, लेकिन उसका सीधे सीधे क्या है कि बस मुझे कैसे भी किसी भी तरीके से मुझे भोजन को लेना है, मुझे प्राप्त करना है, इसलिए हर प्रकार से कोशिश वो यहाँ पर कर रही है। फिर देखिए यहाँ पर भी वही प्रयत्न करते हुए आपको नजर आ रही है, वो कभी इधर के धागे को खींच रही है, कभी हाथ बाहर निकाल रही है, कभी खुद ऊपर नीचे हो रही है, खुद कभी उल्टी हो रही है, लेकिन वो भोजन को प्राप्त नहीं कर पा रही। लेकिन यहाँ तीनों ही जगह क्या हो रहा है, वो लगातार क्रियाशील है, वो लगातार काम कर रही है, अपने तरफ से तो वो पूरी कोशिश कर ही रही है। और देखिए क्या हुआ अंत में, अचानक से किस प्रकार से ये लीवर उसके हाथ से या पैर से दबा, उसके ऊपर पैर अचानक से रखा गया, और ये क्या हुआ, ये दरवाजा खुल गया, और देखिए हमारी बिल्ली बाहर आ गई है, और उसका जो उद्देश्य था, उसका जो लक्ष्य था, वो यहाँ पर आकर के पूरा हो गया, क्योंकि उसे तो अपनी पेट पूजा करनी थी और उसे ये भोजन लेना था। और देखिए ये भोजन इसको यहाँ पर मिल गया, लेकिन वो इस स्टेज पे पहुंची कैसे, उससे पहले की स्टेजेस को देखिए अभी आप यहाँ पर। उसने हर तरीके से कोशिश करी, उल्टा सीधा गलत सलत कैसे भी उसने प्रयास किया, और जब वो प्रयास कर रही है, कई बार गलतियां भी करी, कई बार उसके हाथ में भी लगी होगी, इधर उधर उसने हाथ मारा होगा तो गलतियां भी करी होंगी उसने, लेकिन अंत में हुआ क्या कि उसने अपने भोजन को प्राप्त कर लिया। तो चलिए अब हम देखते कि इसके अंतर्गत उसने क्या क्या सोपान हमारे यहाँ से होकर के निकली है, क्या क्या क्रियाएं यहाँ पर की गई। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे चालक या अभिप्रेरक की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर भूख है हमारा चालक। जी हाँ बिल्कुल भूखी है ये बिल्ली, हमने पहले भी बात करी यहाँ पर कि थॉर्नडाइक के द्वारा जो प्रयोग किया गया था वो भूखी बिल्ली के ऊपर किया गया था, क्योंकि देखिए अगर पेट ही भरा हुआ होगा तो कोई व्यक्ति क्यों कोशिश करेगा, तो इसका मतलब उसके अंदर ये चीजें होनी भी तो चाहिए, उसको ड्राइव करने वाला, उसको चलाने वाला कोई तो कारण होना चाहिए।
तो वो यहाँ पर इसकी वो भूख थी, वो जो इसको अलग अलग क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रही थी कि यस मुझे कैसे भी करके भोजन लेना है। तो यहाँ पर वो जो भूख है वो चालक का या ड्राइव का काम कर रही थी। उसके बाद देखिए इसका लक्ष्य क्या था, संदूक के बाहर निकलकर मछली को खाना। जी हाँ, क्योंकि इसे साफ बाहर की ओर उसे मछली दिख रही है, उसकी गंध उसे आ रही है और उस गंध की वजह से उसे ज्यादा और तेज वो प्रेरित हो रही है कि यस मुझे अब तो कैसे भी कर करा के इस भोजन को लेना ही है। तो देखिए यहाँ पर वो जो गंध है वो उसे और भी ज्यादा तीव्र करने की का प्रयास कर रही थी, वो और भी ज्यादा उसको कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर उसका लक्ष्य क्या था, क्योंकि देखिए जब हम अधिगम के प्रोसेस की बात करते तो वहां पर हमने ये बात की थी कि व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो उसका लक्ष्य। जी हाँ, आकर्षक लक्ष्य जिसके लिए वो खुद हाथ पैर मारता है, खुद कोशिश करता है। तो यहाँ हमारी बिल्ली का लक्ष्य क्या था, हमारी बिल्ली का लक्ष्य था संदूक के बाहर निकल करके किसी भी प्रकार से उस भोजन को ग्रहण कर लेना। फिर देखिए लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं, बिल्कुल हम जब भी हम सीखने के प्रोसेस की बात करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने, बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने आती हैं। तो यहाँ हमारी बिल्ली के सामने क्या बाधा थी, तो देखिए बिल्ली के सामने हमारे ये बाधा थी कि ये जो पिंजरा है वो उसके अंदर बंद है, वो दरवाजा बंद है, उसका वो लीवर जो है वो लॉक है, जिसकी वजह से वो बाहर की ओर निकल करके अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पा रही। तो भोजन प्राप्त करने में ये भी तो उसके लिए एक बाधा ही है कि वो बाहर नहीं निकल पा रही है। वहीं फिर देखिए आगे क्या था, अब ये सबको करने के लिए उसने क्या किया, उल्टे सीधे प्रयत्न कर रही है, वो इधर उधर हाथ मार रही है। देखिए उसको पता थोड़ी है कि इस लीवर को दबाने से दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन वो कोशिश तो कर ही रही है बाहर निकलने के लिए, अलग अलग प्रयास कर रही है। कभी इस जाली में हाथ दे रही है, कभी इस जाली में हाथ दे रही है, कभी खुद ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन वो अलग अलग प्रयास जरूर यहाँ पर कर रही है। और फिर देखिए अचानक से क्या हुआ, जी हाँ संयोगवश, इंपॉर्टेंट चीज है देखिए यहाँ पर संयोगवश, वो नहीं जानती अभी इस चीज को कि लीवर को कैसे दबाया जाएगा। तो संयोगवश उसे अचानक से सफलता मिल जाती है। और सफलता किस रूप में मिली, जी हाँ बिल्कुल, वो लीवर का दरवाजा, जो लीवर था जिसके ऊपर पैर लगा उसकी वजह से क्या हुआ, वो दरवाजा खुल गया। और ये देखिए हमारी बिल्ली के चेहरे पर भी बिल्कुल स्माइल आ गई है कि यस अब तो मैंने खोल ही लिया, अब तो मैं भोजन को प्राप्त कर ही लूंगी। और देखिए सही प्रयत्न का चुनाव उसने कर लिया और दरवाजे को खोलने का तरीका भी अब वो जान गई है। और देखिए इससे हुआ क्या, उसने बार बार कोशिश करी, बार बार प्रयत्न किया, तो एक समय ऐसा आया कि जब उसने बहुत ही इजी तरीके से एक बार में ही दरवाजे को खोलना उसने सीख लिया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले ही प्रयास में दरवाजा खोलना सीख गई। ये एक बार के प्रयत्न से नहीं हुआ है, ये बार बार के प्रयत्न से हुआ है। एक बार किया प्रयोग, दो बार किया प्रयोग, तीसरी बार किया यहाँ पर, और तब जाकर के अंत में ये चीज निकल करके आई कि एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर उसने क्या कर लिया, उस लीवर को दबा करके उस दरवाजे को खोलना सीख लिया। जी हाँ, मतलब स्थिरता, यानी अब हमने उस काम को करना सीख लिया है। और देखिए जब हम किसी चीज को पॉजिटिव रूप में आ जाते हैं, जब हम किसी चीज को सीख जाते हैं तो स्माइल तो फिर तो बनती है, आपकी भी और हमारी भी, क्योंकि देखिए हमारी बिल्ली को भोजन मिल चुका है यहाँ पर। अब चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो प्रयोग करके जो इन्होंने बताया थॉर्नडाइक ने, इन्होंने कहा कि ये प्रयोग ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे कुछ नियम काम कर रहे थे। वो नियम क्या है, उन नियमों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने प्रश्नों को देखा था, उन प्रश्नों में हमने बार बार नियमों की बात करी थी। इसलिए इस प्रयोग के पीछे कौन से नियम काम कर रहे थे जो हमें प्रत्यक्ष रूप में नजर नहीं आए, उन नियमों का अगर हम यहाँ पे अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके इन चीजों की ओर अब ध्यान देंगे। तो चलिए देखिए इधर थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम। जी हाँ, अभी हम किन की बात कर रहे हैं, प्रमुख नियमों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला प्रमुख नियम क्या है जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, तत्परता का नियम। तत्परता शब्द से ही समझ में आ गया, तत्पर यानी किसी काम को करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं, यस कि अब तो मैं इस काम को कर ही लूंगा, यह काम तो अब कर ही लेना चाहिए। और एक चीज वो होती है देखिए कि जारे मुझे इच्छा नहीं है इस काम को करने की, मेरा मन नहीं है, ये काम अभी करना ही नहीं है। तो अब देखिए जबरदस्ती अगर उस समय आपसे कोई काम करवाएगा तो क्या उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, क्या नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप किसी काम को करने के लिए तत्पर है और यार आज तो मेरा बहुत मन है और आज तो मैं इतिहास ही पढ़ूंगा निकाल करके, और फिर उस समय आप देखिए, आप पढ़िए उसको, इतिहास को पढ़िए, उसके एक अलग ही आनंद होंगे। इसका मतलब जब हम किसी काम को करते हैं और अगर हम उस काम को करने के लिए तत्पर हैं, जी हाँ तत्पर मतलब हम उस काम को करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो वहां पर जो हमारा उसका रिजल्ट होगा वो भी बहुत ही पॉजिटिव निकल करके आएगा।
तो देखिए कि जब कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है, देखिए हम तैयार होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब वो किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा और देखिए क्या कर रहा है उसी समय, जी हाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो कार्य को करने के लिए तैयार भी है और उस काम को वो उसी समय पर अगर कर लेता है, उसको उसी समय पर उस काम को करने का अगर अवसर प्राप्त हो जाता है तो उसमें काम के प्रति रुचि पैदा हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि वो इस समय पर उस काम को करने के लिए तैयार है, तत्पर है और उसको अवसर भी मिल गया कि यस तुम आप इस काम को अभी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अब देखिए अगर वहां पर उसी समय अगर उसको उस काम के लिए रोक दिया जाता, उसे करने के लिए मना कर दिया जाता तो बिल्कुल वो खींच जाता है एक बार कि अब मुझे तो अब करना ही नहीं है, छोड़ो अब। लेकिन यहाँ पर अगर व्यक्ति को उसी टाइम अगर वही काम करने के लिए अगर मौका दे दिया जाएगा तो उसका इंटरेस्ट और ज्यादा उसके अंदर बढ़ता चला जाएगा और वहां पर देखिए हमें पॉजिटिव चीजें हमारे सामने नजर आएंगी। इसके देखिए उपनियम भी है जो कि हमें जान लेनी चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए उपनियमों की बात करें तो यहाँ पर रुचि का उपनियम की बात अगर हम यहाँ पे करेंगे तो देखिए इसके अंतर्गत तत्परता के अंतर्गत क्या चीज आएगी। जी हाँ, अगर हम किसी काम को करने के लिए तैयार हैं और उसी समय अगर करने का अवसर हमें मिल जाता है तो वहां पर हमारे अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और यही इंटरेस्ट हमारा इसका सब पॉइंट के रूप में तैयार होता है। जैसे देखिए बालक को विद्यालय भेजा जा सकता है लेकिन सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, विद्यालय तो भेजा जा सकता है, भेजा भी गया होगा, आप लोगों को भी माँ ने बैग पकड़ा होगा, पापा ने हाथ से पकड़ के खींचा होगा और घिसड़ते घिसड़ते जा रहे हैं साहब हम लोग और नहीं जाना हमें स्कूल, लेकिन पापा मम्मी लेके जा रहे हैं। क्या हुआ, ले गए स्कूल, बैठाए, हम भी रो धो के बैठ गए। लेकिन क्या उस पीरियड में जो मैडम ने पढ़ाया, मैडम ने जो चीज हमें बताई समझाई, क्या वो हमारे भेजे में गई? क्या नहीं गई। क्यों? क्योंकि हमें तो विद्यालय भेजा गया था ना जबरदस्ती, हम तैयार थोड़ी थे जाने के लिए। तो फिर भले ही अब आप कितनी किताबें पढ़ाते रहो साहब, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। वैसे ही देखिए यहाँ देखिए घोड़ी को पानी के पास लाया जा सकता है, आप खींच तांच करके कैसे भी करके आप घोड़े को ले तो आए, अब पानी पिला के बताओ, बता सकते हैं क्या? नहीं हो सकता ना। छोटे बच्चे को देखा है कभी? माँ जब लिक्विड जो दवा होती है ना वो तो जबरदस्ती कैसे भी करके नाक बंद करके पिला देती है और उसके पास कोई चारा भी नहीं बचता, बेचारा गटक जाता है उसको कैसे भी कर करा के। लेकिन जब माँ रोटी खिलाती है उसको तब देखो आप, नहीं खिला सकती ना, जबरदस्ती पकड़ लेगी, रुला लेगी, मार लेगी, लेकिन वो उसे इस रूप में बाध्य नहीं कर सकती कि अब तुम चबा करके इसको निगल जाओ। तो नहीं हो सकता ऐसा। जब तक कोई व्यक्ति किसी काम के लिए तैयार नहीं होगा तब तक उससे वो काम नहीं करवाया जा सकता और अगर करवाया जाता है तो वो नेगेटिव रूप में चीजें सामने आती है, मतलब उसका सकारात्मक परिणाम हमारे सामने नहीं आता। और थॉर्नडाइक ने यही बात बोली यहाँ पर कि सीखने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज है वो है तत्पर होना। जी हाँ, इसका मतलब किसी चीज के लिए, किसी काम को करने के लिए तैयार रहना। आगे देखिए जो दूसरा प्रमुख नियम है हमारा वो है सीखने का, कौन सा है? अभ्यास का नियम। जी हाँ बिल्कुल, अभ्यास हम लोग समझ रहे होंगे ना कि बार बार किसी चीज को रिपीट करना, बार बार उस कार्य को करना। तो देखिए किसी भी कार्य को जितनी अधिक बार दोहराया जाएगा वह व्यक्ति के अभ्यास में आ जाएगा धीरे धीरे और देखिए उस काम को हम करना सीख जाएंगे। जब हमने साइकिल चलानी सीखी होगी ना तो हम एक बार तो हम गिरे होंगे, हमने पैर लटका के चलाए होंगे, कभी हम इधर गिरे कभी हम उधर गिरे, फिर धीरे धीरे हमने अपना बैलेंस बनाना सीख लिया। उसके बाद देखिए फिर धीरे धीरे हम डरते डरते हमने चलाना सीखा। लेकिन बार बार हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। उसके बाद क्या हुआ? हम एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अब हम किसी भी ट्रैफिक में बहुत ही जिगजैग करके सीधी साइकिल नहीं चला रहे हैं भाई साहब, हम जिगजैग करके साइकिल को चलाना सीख गए। और ये ऐसे थोड़ी सीख गए हम लोग, बिल्कुल बार बार के अभ्यास के द्वारा इन चीजों को हमने सीखा है। इसके अंदर भी हमारे उपनियम काम करते। तो देखिए उपनियम क्या काम करेंगे, क्योंकि हम अभ्यास की बात कर रहे हैं ना बार बार, तो वहां एक चीज है, एक है उपयोग और एक है अनुपयोग। जी हाँ बिल्कुल, जब हम किसी चीज को बार बार दोहराएंगे, किसी काम को हम बार बार करेंगे, मतलब उसका उपयोग करेंगे तो उसके अंदर हम परफेक्ट होते चले जाएंगे। और जिस काम को हमने छोड़ दिया, जिस काम की प्रैक्टिस हमने छोड़ दी, तो वहां देखिए हम कमजोर होते चले जाएंगे। स्कूल के टाइम में हमने 20-20, 40-40 तक के पहाड़े याद करे थे,
समय, क्योंकि हम रोज उनको याद किया करते थे, रोज उनको दोहराया करते थे। लेकिन अब आज कोई अचानक से पूछ ले आपसे 35 का पहाड़ा बोलो साहब, 36 का पहाड़ा बोलो, बोल के देखने लगे क्या? नहीं होगा याद, क्योंकि वो चीजें हमारे उससे निकल चुकी है, वो हमारी प्रैक्टिस से निकल चुकी है। तो इसका मतलब अभ्यास के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जितना चीजों को ज्यादा दोहराया जाएगा उतना ही ज्यादा चीजों को हम सीखते चले जाएंगे और उतना ही ज्यादा हम परफेक्ट होते चले जाएंगे। जैसे देखिए, एक बालक के बीमार होने पर अभ्यास न करने के कारण खेलों में उसका प्रदर्शन कमजोर हो गया है। क्योंकि देखिए, जब हम खेलों की बात करते हैं तो वो कोई थ्योरी वाली चीजें नहीं है जिनको आपने किताबों में पढ़ा और चीजें याद हो गई, नहीं, वहां पर तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आज जो हमारे खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, जो कि बहुत अपने आप में धुरंधर है, लेकिन देखिए आप उनको, वो भी लगातार प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? ताकि वो अपने आप को मजबूत बनाए रखें। और देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ये एक बच्चा है जो कि बीमार हो गया और बीमार होने की वजह से वो जो खेल जो उसकी थी वो प्रैक्टिस कहीं पर रुक गई और उसका प्रभाव सीधे सीधे उसके खेलों पर भी पड़ रहा है कि उसका प्रदर्शन अब कैसा हो गया, पहले की तुलना में अब कमजोर हो गया है। वहीं देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जी हाँ बिल्कुल, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। किस किस को अर्थ समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, अभी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, करत करत अभ्यास के मतलब अभ्यास करते करते जड़मति, जड़मति यानी जो बुद्धि हमारी कैसी जड़ है, बिल्कुल जो चीजों को नहीं जानती अभी, होत सुजान, सुजान यानी बहुत अच्छा ज्ञानी हो जाता है व्यक्ति। लेकिन हो कब रहा है वो? जी हाँ बिल्कुल, बार बार अभ्यास करने के माध्यम से जो बुद्धि हमारी अब तक कुछ नहीं जानती थी, जो जड़ थी बिल्कुल, लेकिन वो भी कैसे हो गई है, वो सुज्ञानी हो गई है। वो भी मतलब वो भी व्यक्ति बहुत अच्छा चीजों को जानने लगा है। उसी तरीके से देखिए, रसरी आवत जात ते, मतलब रसरी यानी रस्सी। तो देखिए यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं कि, और जो सिल पर परत निशान, जी हाँ बिल्कुल, जो पत्थर है ना हमारा, उसके ऊपर रस्सी, जो कुआं है वहां पर रस्सी बार बार घिसती है। तो देखिए वहां पर जो कि पत्थर कितना मजबूत है, लेकिन उस रस्सी के द्वारा बार बार वहां पर जाने और आने की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, एक निशान सा पड़ जाता है। लेकिन ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं और कब हो रही हैं? जब चीजों को बार बार दोहराया जा रहा है। इसका मतलब सीखने के लिए किसी भी क्रिया को या किसी भी चीज में परफेक्ट होने के लिए उस क्रिया को बार बार दोहराना भी आवश्यक है या हमारे लिए जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे मुख्य नियम की। देखिए तीसरा हमारा मुख्य नियम है प्रभाव का नियम। जी हाँ, मतलब जो चीज हम कर रहे हैं या जो काम हम कर रहे हैं उसका इफेक्ट किस प्रकार का आ रहा है। तो देखिए जीवन में जब भी प्राणी कोई कार्य करता है तो उसके परिणाम अवश्य आते हैं। बिल्कुल, जब भी आप कोई काम करेंगे तो उसका कोई तो रिजल्ट आपके सामने ही होगा। वो बात अलग है कि वो सकारात्मक आता है या फिर वो नकारात्मक आता है। अब देखिए, लेकिन जब हम बात परिणामों की करते हैं और अगर उसमें परिणाम अगर सकारात्मक अगर होते हैं तो सकारात्मक परिणाम हमेशा हमें क्या करेंगे, संतोष प्रदान करते हैं। जी हाँ, यस, बड़ी मन को संतुष्टि मिलती है। यस, वेरी गुड, मैंने इस काम को कर लिया। यस, मैंने इस काम को आज तो पूरा कर ही लिया। तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, बड़ा मजा आता है हम लोगों को, है ना। और अगर हम नकारात्मक चीजों की बात करते हैं तो देखिए वहां पर हमें असंतोष होता है, हम थोड़ा सा मन उछटा हो जाता है, हम परेशान से जाते हैं, अरे यार ये काम तो हुआ ही नहीं। तो अब यहाँ देखिए, मतलब हम जो काम कर रहे हैं अगर उससे हमें संतोष मिलेगा, चीजें अगर सकारात्मक होगी तो हम उन चीजों को बार बार करेंगे, दोहराएंगे, क्योंकि वहां पे हमें आनंद मिल रहा है। लेकिन अगर किसी काम को करने में अगर हमें कष्ट होता है तो उस काम को फिर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां हमें असंतोष हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, हम कि यार ये छोड़ो रे यार, इस काम को तो अब करना ही नहीं है। तो इसका मतलब सीखने के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जहां पर हमें सकारात्मक चीजें मिलती हैं, जहां पर हमें चीजें आनंद देती हैं, जो चीजें हमारे लिए पॉजिटिव रहती है, तो उस काम को करने के लिए हम बार बार प्रेरित रहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम इसी के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारा प्रभाव का नियम है, इसके अंतर्गत अगर हम उपनियमों की बात करेंगे तो उपनियम यहाँ पर है संतोष और असंतोष। जी हाँ, जिस प्रकार से जब हमने अभ्यास की बात करी थी, अभ्यास में हमारे दो उपनियम थे, कौन कौन से, उपयोग और अनुपयोग। जी हाँ बिल्कुल, उसी प्रकार से अब यहाँ प्रभाव के नियम के अंतर्गत भी हमारे दो उपनियम है, कौन कौन से हैं, संतोष और असंतोष का नियम। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है इस प्रश्न को भी। अब जैसे देखिए, बालक का पिता के साथ रोज रोज बगीचे में घूमने जाना। जी हाँ बिल्कुल, एक बच्चा है जो अपने पिता के साथ रोज गार्डन में घूमने जाता है तो उसे बड़ा आनंद आता है, उसे बड़ा मजा आता है यहाँ पर, क्योंकि उसे यहाँ पर चीजें पॉजिटिव मिल रही हैं। वहां का वो जो एनवायरमेंट है, पिता का जो साथ है, वो सब कुछ उसके लिए सकारात्मक है, तो उसे मजा आएगा ना यहाँ पर।
लेकिन वहीं पर अगर आप सोचिए कि अगर कोई कुत्ता उसके पीछे पड़ जाए या कोई परेशानी और आ जाए तो क्या वो जाएगा? क्या नहीं जाएगा दोबारा वो। लेकिन यहाँ पर वो पिता के साथ जा रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है वो पिता के साथ में, वहां का एनवायरमेंट और वो सब कुछ चीजें उसे सकारात्मक चीजें मिल रही है वहां पर, इसलिए वो बिल्कुल बोल्ड है वहां पर और उसे अच्छा भी लग रहा है। उसी प्रकार से देखिए, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार हम ट्राई कर रहे हैं और अगर एक बार हमें अपनी चीजें बिल्कुल मिल जाते हैं, हमें अगर हम सफल हो जाते हैं तो उससे बड़ा पुरस्कार कोई भी नहीं होगा हमारे लिए। जैसे आप लोग भी तो कर रहे हैं ना, अभी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कभी ये एग्जाम देते हैं, कभी वो एग्जाम देते हैं, कभी तीसरी एग्जाम देंगे। लेकिन देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर 4-5 बार एग्जाम्स देने के बाद में अगर आपने एक भी नौकरी बहुत अच्छे से तरीके से अगर आपने प्राप्त कर ली तो वहां होगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल, वहां पर आपको एक संतोष मिलेगा। और देखिए, ये सीधे सीधे किसके अंतर्गत आएगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारे प्रभाव के अंतर्गत आता है कि जो हम कोशिश कर रहे हैं उसका प्रभाव किस प्रकार का हमारे निकल करके आ रहा है। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर अधिगम की। अभी हमने बात करी थी मुख्य नियमों की। जी हाँ, बिल्कुल। और मुख्य नियम कौन कौन से हैं? रिपीट कीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड, यस। सबसे पहले कौन सा है? तत्परता, शाबाश। दूसरा कौन सा है? यस, अभ्यास। और तीसरा कौन सा है? बताइए, बिल्कुल कौन सा होगा? याद आ रहा है? भूल गए? याद कीजिए, कौन सा था? हमने बात करी थी ना, पहले तत्परता की बात करी थी, फिर हमने अभ्यास की बात करी थी और तीसरा तो अभी अभी हमने पढ़ाई है। वेरी गुड, शाबाश, प्रभाव का नियम। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों की। वो तो मुख्य नियम थे, अब हम गौण नियमों की बात करेंगे, क्योंकि जो सामने जस्ट नजर तो नहीं आते लेकिन उनका भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा गौण नियम है वो है बहु अनुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल, बहु अनुक्रिया, जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है चीजें। बहु अनुक्रिया यानी बहु यानी बहुत सारी अनुक्रियाएं करना, जैसा कि हमारी बिल्ली ने भी तो किया। कभी इस जाली पे हाथ मार रही, कभी इस लीवर पे हाथ मार रही, कभी इधर पैर लगा रही, कभी उधर पैर लगा रही है, बहुत सारी अनुक्रियाएं कर रही थी ना। उसी प्रकार से, और वैसे ही देखिए, अगर हम अपनी बात करते हैं, आपकी और हमारी बात कर रहे हैं, तो देखिए, कोई भी समस्या जब हमारे सामने आती है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम अलग अलग तरह की क्रियाएं करते हैं, बहुत अलग अलग समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखिए, अंत में एक हमें सही चीजें मिल ही जाती है। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आपकी और मेरी बात करें तो देखिए, अभी आपके लिए एक सीधा सीधा एक फोकस है आपके लिए कि साहब नौकरी लेनी है कैसे भी कर करा के। उसके लिए अब आपको अंत पंत कैसे भी काम कर करा के नौकरी को प्राप्त करना, उसके लिए अब आप क्या क्या करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, बुक्स आप पढ़ ही रहे हैं, गाइड आप पढ़ेंगे, कोचिंग आप कर ही रहे हैं, बिल्कुल, और लाइब्रेरी का उपयोग आप करेंगे। तो ये सब वो रास्ते हैं हमारे जिसके द्वारा हम अपनी सफलता को अचीव कर लें। जी हाँ, बिल्कुल, हम सफल हो जाएं। तो बहुत सारी अलग अलग अनुक्रियाएं की जा रही हैं ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। फिर देखिए, दूसरा जो गौण नियम है वो कौन सा है हमारा? वो है मानसिक स्थिति का नियम। बिल्कुल, हम मेंटली रूप में किसी चीज के लिए कितना पॉजिटिव है, कितना हम उसके लिए नेगेटिव है। तो देखिए, सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। बिल्कुल, अभी दिमाग में तो जैसे, अब मैं तो मेरी बात कर लेती हूँ, जैसे अगर मैं ये सोच के चलो मेरे दिमाग में कि साहब सरकारी नौकरी नहीं लेनी है, नहीं लगेगी साहब, अरे चाहे कितना ही कोशिश कर ले नहीं लगेगी, तो आप बताओ, जब मैं इस तरीके से होंगी तो क्या मेरी नौकरी लग जाएगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं मानसिक रूप से तो तैयार हुई नहीं ना उस काम के लिए। और वहीं पे अगर आप कॉन्फिडेंट है कि यस कर लेंगे, कैसे भी करेंगे लेकिन हम कर लेंगे, और आप उसके लिए पॉजिटिव सोच रखते तो आप उस काम को बिल्कुल कर ही लेंगे। तो ये मानसिक स्थिति हमारी क्या है किसी काम के प्रति, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें खेलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण वाले बालक की खिलाड़ी बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। देखिए, अगर आपके दिमाग में अगर खेलों के प्रति अगर सकारात्मक सोच है तो ही आप यहाँ पर एक सफल, या हम कहेंगे एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में आप उभर करके सामने आ सकते हैं। अब दिमाग में तो आपके खेलों को लेकर के नेगेटिविटी है, और फिर अगर आपको कोई व्यक्ति वो खिलाड़ी बनाना चाहे तो बन जाएंगे क्या आप? नहीं बन पाएंगे। तो इसका मतलब आपके दिमाग के अंदर किसी काम के प्रति कैसी थिंकिंग है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर वो भी हमारे लिए जरूरी है कि आपकी सकारात्मक सोच है या उसके प्रति नकारात्मक सोच है। अगर सकारात्मक सोच होगी तो आप उस काम को अवश्य कर ही लेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारा जो तीसरा रूल है वो हमारा क्या है? देखिए, वो है आंशिक क्रिया नियम। आंशिक यानी छोटे छोटे अंशों में चीजों को छोटे छोटे भागों में बांट लेना। तो देखिए क्या कहता है ये नियम हमारा, अंश से पूर्ण की ओर। देखिए, सूत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, शिक्षण सूत्र जब हम पढ़े थे तो अंश से पूर्ण की ओर भी गए थे
स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी गए तो वही बात ये भी कर रहे हैं यहाँ पर कि अंश से पूर्ण की ओर, मतलब पहले छोटी छोटी चीजों को आप करिए, फिर धीरे धीरे आप अपने आप ही पूर्णता की ओर आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम अपने सिलेबस की बात करते, अब एक ही दिन हमने सारे सिलेबस को लेकर के हम बैठ गए तो सर पकड़ करके बैठ जाएंगे हम लोग, ओहो अब ये कैसे होगा, नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर हमने अपने चीजों को शेड्यूल तरीके से अपने को वो कर लिया, हमने तय कर लिया कि यस पहले इस भाग को, फिर इस भाग को, फिर इस भाग को, फिर इस भाग को करेंगे, तो हम वहां पर अवश्य सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो वही चीज ये कह रहे हैं कि सीखने की अगर हम बात करते हैं तो चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए, फिर चीजों को सीखा जाना चाहिए। इसका मतलब इकाईवार चीजों को याद करना ज्यादा आसान हो जाता है, या हम कहेंगे किसी काम को छोटे छोटे भागों में बांट करके अगर किया जाए तो उसको करना ज्यादा आसान हो जाता है, एक बर्डन हमारे सर से उतर जाता है और छोटी छोटी चीजों को करके हम कामों को करना सीख जाते हैं। फिर देखिए चौथा जो है हमारा यहाँ पर नियम है वो है समानता का नियम। जी हाँ, मतलब जो काम आप कर रहे हैं या जो आपसे पहले किया उसमें कितनी सिमिलरिटी है, क्योंकि जब चीजें समान होती है तो उस काम को करना आसान होता है। और ये आपने स्थानांतरण में भी पढ़ा था, अधिगम के स्थानांतरण में, कि जब चीजें सेम होती है तो उस काम को करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए पूर्व ज्ञान या ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, वो जो हमारा सूत्र है वो इससे यहाँ समानता के इस नियम से जुड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं माँ को खाना बनाते देख करके स्वयं उसी के समान खाना बनाने का प्रयास करना। जी हाँ, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे तो बच्चा देख रहा है अच्छा माँ रोटी ऐसे बेलती है, तो बच्चा भी जिद करता है मुझे भी बेलन दो, मैं भी लोया बनाऊंगा, मैं भी रोटी बेलूंगा। और देखिए वो कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि चीजों को वो क्या कर रहा है, माँ से रिलेट करके चीजों को करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, कि जैसा माँ करिए। जैसे बच्चियां छोटी छोटी बच्चियों को देखते हैं, जैसे माँ मेकअप करती बिल्कुल वैसे के वैसे वो भी कांच के सामने बैठ जाएंगे साहब और वैसे का वैसा ही मेकअप करेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर वो चीजें देख रही है वो, और इस तरीके से धीरे धीरे आप देखिए वो बच्ची परफेक्ट हो जाती है इन कामों में। क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ को उन चीजों को करते हुए देखा है और माँ से आगे बढ़कर के उन चीजों को और अच्छे से करना सीख जाती है। फिर देखिए हमारा अगला जो आखिरी जो नियम है हमारा गौण नियम, हमारे जो है वो है हमारा गौण नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब ये साहचर्य परिवर्तन क्या कहता है, देखिए ये नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है, देखिए क्या कह रहा है, ये अनुक्रिया की बात कर रहे हैं, और किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है, वही अनुक्रिया बाद में उस उत्तेजना से संबंधित किसी अन्य उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है। चलिए देखते हैं, इसको उदाहरण के द्वारा समझते, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए माँ की अनुपस्थिति में माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ करके बच्चे का अपने ही अंगूठे को चूस करके माँ के दूध को पीने का अनुभूति करना। जी हाँ, देखिए बच्चा क्या है यहाँ पर, माँ नहीं है लेकिन माँ की साड़ी है, और देखिए साड़ी के माध्यम से वो क्या कर रहा है, अपनी माँ का एहसास कर रहा है। माँ नहीं है यहाँ पर दीपक के रूप में, लेकिन माँ की साड़ी है यहाँ पर, वो साड़ी इसका काम कर रही है और उसे माँ की याद आ रही है, वो दूध पीना चाहता है लेकिन माँ नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपना ही अंगूठा चूस करके माँ का जो दूध पी करके जो उसे आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद की अनुभूति को वो यहाँ पर महसूस करने की कोशिश करता है। चलिए देखिए ये थे हमारे जो थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए जो नियम थे हमारे सीखने को लेकर के। तो उसके अंतर्गत हमने दो तरह के नियमों को पढ़ा, मुख्य नियम और गौण नियम। और देखिए ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब दूसरा जो सवाल है हमारा इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये जो सिद्धांत बताया गया थॉर्नडाइक के द्वारा, इस सिद्धांत का हमारे एजुकेशन में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं एक बार हमें, क्योंकि इसको लेकर के भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सक्रिय वातावरण में शिक्षा, बिल्कुल, क्योंकि देखिए व्यक्ति के सामने क्या है, एक प्रॉब्लम है और बच्चा उसके लिए जूझ रहा है, लगातार लगा हुआ है, तो वहां उसका जो एनवायरमेंट है वो क्या है, उसके लिए सक्रिय एनवायरमेंट है, वो व्यक्ति को क्या कर रहा है, वो एक्टिव मोड में ला रहा है। वहीं पर देखिए समस्या समाधान पर बल दिया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे के सामने एक समस्या है यहाँ पर और वहां सिचुएशन ऐसी पैदा कर दी गई है कि अब बच्चे को जूझना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व तो करेगा ना, कब तक वो उस प्रॉब्लम को लेकर के बैठा रहेगा, अंत पंत उसे उठना ही पड़ेगा और उस काम को उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा उस प्रॉब्लम को। वैसे ही देखिए क्रिया द्वारा अधिगम, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चे के सामने क्या है, प्रॉब्लम भी है, अब यहाँ उस प्रॉब्लम के साथ में उसके पास एक वातावरण जो है वो कैसा है, बिल्कुल एक्टिव मोड में आया हुआ है वो, और बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, खुद ही
सक्रिय होकर के उस काम को करना सीख रहा है। इसका मतलब बिल्कुल क्रिया द्वारा अगर हम बात करेंगे, इसका मतलब लर्निंग बाय डूइंग की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि बालक खुद करके इन चीजों को सीख रहा है। फिर देखिए, निरंतर अभ्यास पर बल। जी हाँ, बिल्कुल, ये सिद्धांत बार बार इस बात को बताता है कि व्यक्ति को किसी काम को सीखने के लिए बार बार अभ्यास करने की जरूरत है। जो अभ्यास जिसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, जिसे कि अभी हमने किसमें पढ़ा था, मुख्य नियमों के अंतर्गत भी पढ़ा था। वहीं पर देखिए फिर है अनुभव द्वारा अधिगम पर बल। जी हाँ, बिल्कुल, व्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है, क्या उसने उसके मतलब उसका एक्सपीरियंस कैसे रहे, उसके माध्यम से वो चीजों को सीख जाता है। जैसा कि देखिए अभी हमने देखा था ना हमारे प्रयोग में, बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली के साथ भी तो यही था, वो बार बार कोशिश कर रही थी और देखिए एक बार की उसे लीवर पे सही तरीके से पैर लगा उसका और वो दरवाजा खुल गया। और बार बार ये जब चीजें दोहराई गई तो अपने उसने एक्सपीरियंस, उसने ये चीज सीखा ना कि एक बार की उसने अपने आप ही लीवर को सही तरीके से दबाना सीख लिया और वो दरवाजा खुलने लगा। तो मतलब व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने अनुभवों के द्वारा चीजों को सीखता चला जाता है। फिर देखिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए ये उपयोगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम थोड़े से कमजोर बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्हें देखिए चीजें जरूरी नहीं है कि एक बार में ही समझ में आ जाए। तो बार बार जब बच्चा दोहराएगा, चीजों को बार बार प्रैक्टिस करेगा, तो धीरे धीरे चीजें समझ में आ ही जाएंगी। तो ये जो हमारा सीखने का सिद्धांत है, ये बिल्कुल इस चीज के लिए हमें अप्रिशिएट करता है कि भाई कमजोर बालकों को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाइए, ताकि बच्चा चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाए। फिर देखिए, छोटे बालकों हेतु उपयोगी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो चीजों को एक्यूरेट एक बार में चीजों को नहीं सीखते, उन्हें बार बार चीजों को करवाना ही पड़ता है। तो अगर हम सीखने के इस तरीके की अगर हम बात करते हैं, प्रयत्न और त्रुटि की अगर हम बात करते हैं, तो ये बिल्कुल ये कारगर साबित होगी हमारे छोटे बच्चों के लिए कि बार बार बच्चों को इसके लिए मौका दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सके। गणित विज्ञान जैसे कठिन विषय हेतु उपयोगी, बिल्कुल, गणित और साइंस की, जब मैथ्स और साइंस की जब हम बात करते हैं, देखिए हम कहते हैं ना बार बार मैथ्स के सवालों की, देखो तुम तो लगातार प्रैक्टिस करते रहो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा चीजें समझ में आती रहेंगी। तो इस प्रकार के जो कठिन विषय हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से हम चीजों को सीख सकते हैं, उन विषयों को बहुत अच्छे तरीके से हम सीख जाएंगे, जान जाएंगे, अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी प्रकार से त्रुटियों का निराकरण करके अधिगम करना। जी हाँ, मतलब जब हम चीजों को बार बार दोहराते हैं तो हमें अपनी गलतियां मालूम चलती हैं, और उन गलतियों को फिर हम वैसा का वैसा थोड़ी छोड़ते हैं, उन गलतियों का फिर हम कुछ ना कुछ निदान भी करते हैं, कुछ ना कुछ उपचार उनका करते हैं, और फिर उसके माध्यम से हम चीजों को सही करना सीख जाते हैं और उस कार्य को करना भी सीख जाते हैं। फिर हम बालक की रुचि और अरुचि का ध्यान रखना। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए जब हमने प्रमुख नियमों की बात करी थी, वहां पे हमने तत्परता को पढ़ा था। तत्परता के अंतर्गत हमने रुचि के नियम की बात करी थी। तो अगर बच्चे को रुचि है, अगर बच्चा किसी काम को करने के लिए तैयार है, तो हमें वहां पर उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अन्यथा वहां पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये सिद्धांत हमें बताता है इस चीज को कि बालक को कोई भी चीज सिखाने के लिए उसकी रुचि और अरुचि को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए फिर देखिए, शिक्षण में प्रेरणा दंड पुरस्कार को महत्व। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए जब हमने प्रभाव की बात करी थी, वहां पर हमने बात की थी प्रभाव को लेकर के, भाई सकारात्मक या नकारात्मक किस प्रकार का प्रभाव है वहां पर, तो वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सिद्धांत ने दंड और पुरस्कार की बात करी कि अगर चीजें अच्छी हैं तो पुरस्कृत की जानी चाहिए, व्यक्ति को मतलब पॉजिटिव चीजें दी जानी चाहिए, और अगर वह व्यक्ति गलत करता है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, विषय वस्तु का छोटे छोटे भागों में विभाजन करना। जी हाँ, बिल्कुल, जब हमने गौण नियम पढ़े थे अभी, वहां पर हमने आंशिक क्रिया की बात की थी, तो वहां यही बात थी देखिए यहाँ पर कि हमें किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जब हम करते हैं उसको करना बहुत ही आसान हो जाता है। धैर्य और आशावादिता का विकास। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लगातार किसी काम को कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर क्या है, धैर्य तो है ही और आशावादी तो है ही, तभी तो हम बार बार कर रहे हैं उस काम को कि यस, आज नहीं तो कल तो इस काम को हम कर ही लेंगे, डन, आज नहीं तो कल तो ये हो ही जाएगा। तो देखिए ये सिद्धांत, ये चीज भी हमारे अंदर एक अच्छे तरीके से डेवलप करता है कि वास्तव में आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपको आशावादी होना चाहिए। तो ये सिद्धांत हमें इसकी और भी अग्रसर करता है। फिर देखिए, जीवन से संबंधित करके
शिक्षण करना, क्योंकि हम व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं, हम व्यवहारिक चीजों को सीखने की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो भी ये सारी क्रियाएं हम कर रहे हैं, ये सब हमें ये चीज बता रहा है कि व्यक्ति सीखता कैसे है। और लाइफ भी तो यही है, लाइफ के हर मोड़ पे हम कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाते हैं। अब देखिए, लेकिन सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन फिर भी सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं तो होंगी ही। तो देखिए चलते हैं, देखते हैं हम लोग कि क्या है इसकी आलोचनाएं। तो देखिए, सबसे पहले व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देता है, समय साध्य है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मनुष्य के साथ तो है ही कम से कम ये चीज कि चलो जानवरों पे तो आपने इस चीज को अप्लाई किया, लेकिन मनुष्य बार बार एक ही चीज को थोड़ी दोहराएगा। उसे तो आपने एक बार बता दी तो चीजें समझ में आ जाएंगी यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट तो है कि यहाँ पर व्यर्थ के प्रयत्न किए जा रहे हैं यहाँ पर, जबकि मनुष्य दिमागदारी व्यक्ति है, वो उसको अगर एक बार कोई चीज समझा देते हैं, अगर हम एक बार कोई चीज बताएंगे तो वो चीजों को और अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से कर लेगा। और बार बार व्यर्थ के प्रयत्न करने की वजह से क्या हो रहा है, ये समय साध्य। जी हाँ, इसका मतलब बहुत ज्यादा समय लगता है। फिर देखिए, अभ्यास को अत्यधिक महत्व देता है, अतः रटने पर बल देता है। देखिए, अभ्यास जरूरी तो है, क्रियात्मक कार्यों के लिए बहुत जरूरी है अभ्यास करना, लेकिन फिर होता क्या है, हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि कहाँ तो हमें अभ्यास की जरूरत है और कहाँ हमें समझने की जरूरत है। फिर बस हम सारी चीजों को रटने के ऊपर ही ले आते हैं, क्योंकि साहब अभ्यास बोला है ना आपने, तो चीजों को रटो। लेकिन क्रियात्मक चीजों में तो अभ्यास जरूरी है, लेकिन मेंटली जो चीजें हैं वहां पर बार बार चीजों को अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं, वहां पर समझने की भी जरूरत है। और बालक क्या करता है, सिर्फ रटने पे जोर देने लग जाता है। इसलिए ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है हमारे सिद्धांत का। फिर है, बड़े बच्चों के लिए कम उपयोगी है। देखिए, ऐसा नहीं कहा गया कि बिल्कुल उपयोगी नहीं है, लेकिन कम उपयोगी है, क्योंकि बड़े बच्चे थोड़ा सा हिंट देते ही चीजों को समझ जाते हैं। तो हमने बात पहले भी की थी कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे छोटे बच्चों के लिए ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार बिल्कुल मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। कोई बात नहीं, आया है नहीं आया है, लेकिन अब अच्छे से हम इस चीज को भी जज कर लेंगे। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत पॉजिटिव तरीके से बिल्कुल सही देने हैं। तो चलिए, अब बारी है हमारे कुछ अभ्यास प्रश्नों की। तो चलिए देखते हैं। एक बालक को विद्यालय भेजा जा सकता है, परंतु अधिगम हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल, अभी उदाहरण इसको आपने पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से। क्या होगा उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल, हमारा उत्तर होगा तत्परता का। क्योंकि देखिए क्या किया जा रहा है यहाँ पर, विद्यालय भेजा तो जा रहा है उसे, आप भेज भी सकते हैं जबरदस्ती, लेकिन उसे अधिगम यानी सीखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका वहां पर रुचि है ही नहीं, क्योंकि वहां उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आप कैसे उस काम को कर पाएंगे? तो उत्तर हमारा यही होगा। फिर देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्ली की भूख ने किसका काम किया है, बताइए। सही अनुक्रिया चयन करने का, दृढ़ीकरण करने का, सफलता का, या चालक का? तो याद कीजिए उसके सोपान को। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर उसकी जो भूख है वो क्या काम कर रही है, वो ड्राइव का काम कर रही है, वो चालक का काम कर रही है। जो भूख है, वो भूखी है तभी तो वो हाथ पैर मार रही है, अगर भूखी नहीं होती तो वो क्या हाथ पैर मारती क्या? और ये बाकी की सब चीजें तो क्या है, तो सब बाद की बात है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो यही है, और भूख उसे चलाने का ही काम कर रही है। अगला प्रश्न देखिए, थॉर्नडाइक ने प्रयोग हेतु भूखी बिल्ली को ही क्यों चुना? प्रश्न देखिए, भूखी बिल्ली को ही क्यों चुना है? स्टेटमेंट पढ़िए देखिए यहाँ पर, और अपना उत्तर बताइए क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, क्योंकि बिल्ली के लिए उसकी भूख सीखने के लिए चालक का काम कर रही है। यहाँ पर देखिए, भूख क्या काम कर रही है, उसे चला रही है, उसे किसी काम को करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसलिए यहाँ पर ये जो हमारा प्रश्न है कि भूखी बिल्ली को ही क्यों लिया, तो उसको भूखी बिल्ली को लेने का कारण ही यही था कि वो हाथ पैर तो वही मारेगा ना, भाई वही व्यक्ति करेगा जो किसी काम के लिए कहीं ना कहीं उसको उस चीज की कमी महसूस होगी। तो जो हमारी बिल्ली है वो भी तो भूखी है, तो भोजन लेने के लिए वो कोशिश तो करेगी, तो इसलिए यहाँ पर भूखी बिल्ली को लिया गया है। रघुवीर पहले कक्षा में प्रथम आता था, आजकल खेलों के आकर्षण के कारण कक्षा में पिछड़ रहा है, इसे किस नियम से जोड़ करके देखा जा सकता है? तो बताइए क्या होगा उत्तर हमारा। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा अभ्यास का नियम, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या कहा कि रघुवीर पहले कक्षा में प्रथम आता था, पर आजकल खेलों के आकर्षण के कारण, मतलब उपयोग और अनुपयोग वाली जब हम बात कर रहे थे ना अभ्यास में, तो देखिए यहाँ पर उसने क्या कर दिया, पढ़ाई की तरफ उसने ध्यान देना कम कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर वो कक्षा में अब पिछड़ रहा है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होगा, अभ्यास का नियम, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे अभ्यास के नियम से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है,
ठेकेदार ने मजदूर को काम पर तो बुला लिया, परंतु मजदूर से अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करवाया। जबरदस्ती उसने कह के बुला तो लिया, कल से नौकरी पे नहीं बुलाऊंगा, नहीं तो कल से काम करने के लिए नहीं बुलाऊंगा, आना तो पड़ेगा। अब भाई साहब क्या करते, मरते क्या ना करते, आए। लेकिन ठेकेदार जैसे काम करवाना चाहता था उससे, वो वैसे नहीं करवा पाया। क्यों? इसके पीछे कौन सा नियम काम करता है बताइए? जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर हमारा काम करेगा रुचि का नियम। और रुचि का जो नियम है वो किसके अंतर्गत आता है हमारे? जी हाँ, बिल्कुल हमारे प्रमुख जो नियम थे उसके अंदर जो हमारा तत्परता का नियम था उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जो हमारा मजदूर है वो अभी काम को करने के लिए तैयार नहीं है। अगला प्रश्न है, माँ को देख करके छोटी बच्ची का उसी प्रकार मेकअप करना किसका उदाहरण है? बहुअनुक्रिया नियम का, मानसिक स्थिति का नियम का, आंशिक क्रिया के नियम का, या समानता के नियम का? तो बिल्कुल बहुत आसानी से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि इन तीनों को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है। तो देखिए हमारा उत्तर यहाँ पर होगा समानता के नियम का। जी हाँ, बिल्कुल आगे चलते देखिए। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के मुख्य व गौण नियम कितने हैं? अब देखिए मुख्य और गौण नियमों की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक बिल्कुल आपको टिप्स पे याद हो गया होगा ये तो आंसर आपने लगा ही लिया होगा। बिल्कुल हमारा उत्तर होगा यहाँ पर 3 और 5, क्योंकि मुख्य नियम 3 है और गौण नियम हमारे इसके 5 है। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे को अपने पिता के जूतों को पहनकर चलना थॉर्नडाइक के किस नियम की ओर संकेत करता है? और अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा, छोटे बच्चे अपने से बड़ों के जूतों को या चप्पलों को पहन करके इधर उधर घुमा करते हैं। तो देखिए इसके अंदर कौन सा नियम हमारा काम करेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल, तो देखिए यहाँ हमारा काम करेगा समानता का नियम। जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर समानता के नियम की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर समानता का नियम है, क्योंकि बालक क्या कर रहा है, जो छोटा बच्चा है वो अपने पिता के जूतों को पहन करके इधर से उधर घूम रहा है। आगे हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का अन्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब देखिए यहाँ नहीं की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा कि थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का अन्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका मतलब 3 तो हैं और 1 नहीं है, तो पहचानना है। देखिए हमें यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल, तो हम देखिए पहचान गए हैं अपने उत्तर को। जी हाँ, यहाँ RS की बात करें, मतलब रेस्पॉन्स की पहले बात की जा रही है, या हम कहें कि रेनफोर्समेंट की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर हमारा अगर ये इस प्रकार से होता तो देखिए हमारा यहाँ पर उत्तर फिर ये चारों ही ठीक होते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि कौन सा नहीं है। तो ये जो हमारा डी ऑप्शन है कि RS सिद्धांत कहा गया है, तो इसे RS सिद्धांत नहीं कहा गया, इसे SR सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए अब बारी है हमारे उन सभी प्रश्नों को जिनको कि हमने सबसे पहले देखा था, जो कि हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? या हम ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का क्या नाम है? तो देखिए सिद्धांत का नाम क्या है? जी हाँ बिल्कुल, अधिगम के प्रयास व भूल का सिद्धांत। इसे हम प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम में प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? प्राथमिक से मतलब यहाँ पर वही मुख्य है, प्राथमिक का मतलब मुख्य ही है यहाँ पर, और बात कर रहे शामिल नहीं है। तो देखिए अभ्यास का नियम तो है ही, प्रभाव का नियम भी है, तत्परता का नियम भी है। इसको हमने इस क्रम में पढ़ा था, देखिए इस क्रम में पढ़ा था हमने। तो ये तीनों ही मुख्य नियम है, लेकिन उन्होंने कहा कि कौन सा नहीं है शामिल यहाँ पर प्राथमिक नियमों में। तो देखिए साहचर्यात्मक स्थानांतरण इसकी बात करी थी हमने, तो वो इसमें शामिल नहीं है, तो हमारा उत्तर भी यही होगा। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जब हमने पूरा टॉपिक ही यही पढ़ा है, हम बार बार इसी की बात करें, तो इसका मतलब उत्तर तो हमें बहुत आसानी से हमारे सामने आ ही गया है। तो जी हाँ बिल्कुल, हमारा उत्तर होगा थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है ये सिद्धांत। फिर है देखिए अधिगम प्रभाव का नियम दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए प्रभाव के नियम की बात कर रहे हैं। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब कौन सी नियम बताए गए, किसके द्वारा बताए गए। तो देखिए प्रभाव को नियम को याद कीजिए, और मुख्य नियम के रूप में बताया था थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया था, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर थॉर्नडाइक ही होगा। फिर है व्यवहारवाद के जनक कौन है? जी हाँ, जी सबसे जिसकी हमने पहले बात करी थी, तो देखिए व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन महोदय हैं हमारे व्यवहारवाद के जनक। फिर प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम हैं
थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तो जी हाँ बिल्कुल, ये तीनों ही नियम बताए गए हैं और ये तीनों ही नियम मुख्य नियम के रूप में बताए गए थे थॉर्नडाइक के द्वारा, इसलिए हमारा उत्तर होगा यहाँ पर उपर्युक्त सभी। फिर प्रश्न है, थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? देखिए, मुख्य नियमों की संख्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, ये तो मुख्य नियम है हमारे यहाँ पर 3। और देखिए, यहाँ जब मुख्य नियम और गौण नियमों की अगर हम बात करते तो फिर हमारे पास यहाँ 5 भी आता और इसके यहाँ पर ऑप्शंस उसी तरीके से बदल करके दिए जाते। तो मुख्य नियम 3 है और गौण नियम 5 है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, वह नियम है। अब देखिए, संतुष्टि की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये किसके अंतर्गत था? मैंने कहा था ना कि ये प्रश्न पूछा जाता है और देखिए पूछा गया है सबसे पहले की परीक्षाओं में। तो बताइए किसके अंतर्गत आएगा? संतुष्टि असंतुष्टि वाली बात हमने किस नियम के अंतर्गत पढ़ी थी? जी हाँ बिल्कुल, तो देखिए ये हमने पढ़ा था प्रभाव के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली का चेहरा साफ नजर आ गया होगा आपको तो बिल्कुल, क्योंकि आज हमने उसको अच्छे से बहुत प्रयत्न करते हुए देखा है यहाँ पर। तो हमारा देखिए उत्तर होगा यहाँ पर बिल्ली पर किया था साहब थॉर्नडाइक ने प्रयोग। फिर प्रश्न है हमारा, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियमों में से निम्नलिखित में से कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है? पहले मुख्य में से गौण पूछ लिया था, अब गौण में से मुख्य को पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है, गौण की बात करें तो यहाँ पर देखिए याद कीजिए चीजों को। बहुअनुक्रिया नियम क्या है? गौण नियम है हमारा। मानसिक स्थिति का नियम, ये भी गौण नियम है हमारा। आंशिक क्रिया का नियम, तो देखिए ये भी गौण नियम है हमारा। अब बच गया हमारा ये वाला प्रभाव का नियम। तो जी हाँ बिल्कुल, जो प्रभाव का नियम है वो हमारा कौन सा नियम है? वो हमारा मुख्य नियम है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसको तो बिल्कुल आंख बंद करके इसका उत्तर हम बिल्कुल टिक करके लगा सकते हैं साहब, कौन है? थॉर्नडाइक महोदय हैं हमारे। अगला प्रश्न है, अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होता है। अभ्यास की बात कर रहे हैं, ये मुख्य नियम की बात कर रहे हैं। इसके द्वारा क्या होगा बालक के अंदर? क्या चीज डेवलप होगी? कुशलता का विकास होगा, समस्या समाधान क्षमता का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, अंतर्दृष्टि का विकास होगा। देखिए सब कुछ मिला जुला सा ठीक ठाक सही लग रहा होगा कि सभी सही है, लेकिन हमें उस उत्तर को छांटना है जो सबसे ज्यादा करीब है इसके। और देखिए इसके सबसे ज्यादा करीब है कि बार बार जब आप अभ्यास करते हैं तो क्या चीज डेवलप हो जाती है? जी हाँ बिल्कुल, आप उस काम को करने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, कुशलता आ जाती है उस काम को करने की। तो इसलिए उत्तर हमारा यहाँ पर यही होगा कि अभ्यास के द्वारा बालकों के अंदर कुशलता का विकास किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। घोड़े को न तो तालाब तक ले जाया जा सकता और न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता। तो देखो, ले जाया तो जा सकता है, मार पीट के खींच लाए साहब, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। नहीं, सब कुछ कर तो सकते हैं आप, लेकिन घोड़ा पानी पी ले ये तो जरूरी नहीं है। आप पिला तो नहीं सकते ना उसको जबरदस्ती। फिर देखिए, तो इसका मतलब ये तीनों तो हमारे रॉन्ग हो गए। अब चौथा क्या है देखते हैं। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही है कि आप कैसे तैसे घोड़े को तालाब तक लेके तो जाएंगे आप, या लेके जा सकते हैं आप, लेकिन उसको पानी पीने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का कौन सा अधिगम नियम मुख्य नियम के अंतर्गत आता है? अब आप देखिए यहाँ पर नियमों को लेकर के कितने प्रश्न पूछे गए हैं बार बार, इसलिए इन नियमों को हमें बहुत ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत है। देखिए वापस से, क्योंकि मुख्य नियम को लेकर के यहाँ पर प्रश्न किया गया है। तो देखिए इन्होंने कहा कि थॉर्नडाइक का कौन सा अधिगम नियम मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। तो मुख्य नियम के अंतर्गत कौन सा नियम आएगा? तो देखिए उपयोग का नियम, ये किसके अंतर्गत आएगा हमारा? जी हाँ बिल्कुल, हमारे गौण नियम के अंतर्गत आएगा हमारा यहाँ पर। फिर हमारा यहाँ पर आत्मीकरण का नियम, ये भी नहीं है साहब। मनोवृत्ति का नियम, ये भी नहीं है साहब। तो इसका मतलब इसके अंतर्गत जो हमारा मुख्य नियम है सीधा सीधा वो कौन सा है? वो है हमारा अभ्यास का नियम। देखिए ये जो उपयोग वाला जो नियम है इसको हम गौण तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उप नियम है हमारे मुख्य नियमों के अंतर्गत।
और इन्होंने सीधी सीधी बात करी है मुख्य नियम की। तो हम मुख्य नियम तो यहाँ पे उसी को चूज करेंगे, यहाँ पर अभ्यास के नियम को। हो सकता है कई बार कंफ्यूजन हो जाए कि साहब ये उपयोग का जो नियम है ये भी तो मुख्य नियम में उपनियम के रूप में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पर हमें उत्तर यहाँ सीधे सीधे प्रश्न के अकॉर्डिंग देना कि मुख्य नियम को छांटना है, तो हमारा उत्तर यहाँ पर यही होगा, अभ्यास का नियम। तो चलिए इस प्रकार से देखिए हमारे ये जो प्रश्न है आज हमने बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिए, और बिल्कुल मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स की, और इस बार तो नौकरी लेकर के रहना ही है, और इस टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।